ये एग्जाम क्लियर करना जो है मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल तो बस कुछ आगे कुछ और अच्छा करना है। ये बस एक स्टेज था जिसको मैंने क्रॉस कर लिया है और आई फील ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे वो मौका दे दिया है। ये मेरी सारी तैयारी जो सेल्फ स्टडी के थ्रू रही है। ऑन अ डे एक कोचिंग 10,000 15,000 बच्चों को डील कर रहा होता है, जबकि सीट्स जो है आईएएस की सीट्स अगर देखी जाए तो 180 है। कि मैथ्स के लिए भी मुझे कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग्स में जो मैथ्स के लिए पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा अच्छे से मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। मेरे पहले अटेम्प्ट में एसए पेपर में 130 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे एसए पेपर में 104 मार्क्स थे। हाँ जी। सिर्फ एक पेपर एसए पेपर में मैंने 26 मार्क्स लूज किए हैं, और इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कोचिंग तो नहीं करनी है, एटलीस्ट जीएस के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। So, hello everybody, this is your host Avinash Agarwal. I welcome you all on behalf of Disha Publication. Today we have a very interesting guest with us. We have Arpit Gupta, who has secured an All India rank 54 in UPSC Civil Services Examination 2021. Arpit is a pass out from IIT Roorkee. He has done his mechanical engineering. He comes from Gorakhpur and his optional subject was maths. And he has cleared this examination essentially through self-study only, and this was his second attempt. So without getting into much details, I welcome you, Arpit. Welcome, Arpit. थैंक यू सर। तो अर्पित, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से आप अपने दिल की बात हजारों लाखों बच्चों तक रखें जो कि इस एग्जाम के लिए सालों साल तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सके या इम्पैक्ट कर सके तो आई थिंक इट वुड बी अ जॉब वेल डन। तो आप बेबाक होकर जवाब दे सकते हैं, अपने दिल खोल के आप जो अपनी बातें कहना चाहते हैं कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो कुछ स्टूडेंट्स आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, एफर्टलेस लगता है, एफर्टलेसली, और वो एट द एंड ऑफ द डे फुलफिल फील करते हैं। वहीं हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों साल तैयारी करते रहते हैं, 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे फील बर्न आउट ऑल्सो। तो वो कुछ क्या है, उसी को जानने की हम कोशिश आपसे इस इंटरव्यू के माध्यम से करेंगे। सो बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अर्पित, थोड़ा सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन? कब से आपने तैयारी शुरू की और कितने घंटे पढ़ते थे? वो जो बेसिक रूटीन, बेसिक चीजें, थोड़ा सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से सेट कर देंगे। तो बेसिकली सर, मेरा जो इस एग्जाम को जो है क्लियर करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है वो मेरा सराउंडिंग है। मैं एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड जगह से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना जो बचपन देखा है वो एक रूरल एरिया रहा है बचपन, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। और एज वी ऑलरेडी नो दैट जो है अभी कुछ टाइम पहले तक गोरखपुर वाज अमॉन्ग्स द मतलब मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ दिस कंट्री। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं यहाँ पे, बहुत सारे इश्यूज देखे हैं यहाँ पे, थोड़ा फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक जो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो मुझे अफेक्ट करता है वो एजुकेशन फील्ड है। मैं देखता हूँ यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा अभाव है। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट पर चाइल्ड लेबर बहुत हाई है, बिकॉज एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और बहुत ही लिमिटेड पीपल को वो कैटर करते हैं। मतलब मैं अपने घर के सामने एक सरकारी स्कूल को देखता हूँ और मैं अपने ही साथ पढ़े हुए एक बच्चे को वहां पे देखता हूँ जो मेरी उम्र में वहां से शुरू किया था और मैंने एक दूसरे स्कूल से शुरू किया था, और आज मैं कहाँ हूँ और आज वो क्या कर रहा है, ये डिफरेंस को मैं फील कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है वो मुझे लगातार इंस्पायर कर रही थी कि मैं कुछ तो चेंज लाने की कोशिश करूंगा जहां भी मैं जाऊं इस देश में, क्योंकि इस देश में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये डिस्पैरिटीज अभी भी हैं। और एजुकेशन, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा रोल एजुकेशन प्ले करेगा, और जो सोसाइटी में स्कीम्स की डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, गवर्नेंस पार्ट जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये मेरा मोटिवेशन रहा है सर्विस में आने का। और मैंने अभी अपने पिछले काफी सारे इंटरव्यूज में ये बोला भी है कि ये एग्जाम क्लियर करना जो है मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल तो बस कुछ आगे कुछ और अच्छा करना है। ये बस एक स्टेज था जिसको मैंने क्रॉस कर लिया है, और आई फील ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे वो मौका दे दिया है। तो और सर, मेरी जो पढ़ाई की मतलब जो रूटीन रही है वो बहुत ही सिंपल रही है। मैंने किसी भी इस पूरे प्रिपरेशन को कभी भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। मैंने डेली 8 से 9 घंटे बैठ करके पढ़ने की कोशिश की है, और अपने लाइफ में जो है कोई भी चीज को ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया है या फिर किसी भी चीज को अलग नहीं कर दिया है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने लाइफ में जो बाकी चीजें चल रही हैं उनको भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देते रहूं। मैं दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया करता था डेली,
क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको हमेशा फ्रेशनेस फील कराने में और आगे बढ़ने में। तो डेली 8 से 9 घंटे इनफ है इस प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बस वही है कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो काफी सटीक होनी चाहिए। और कब से आपने तैयारी कब से शुरू किया? मैंने पहले कॉलेज से मैं 2019 में ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने 2 ढाई महीने तक एक फर्म में फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट के तौर पे जॉब की। तो वहां पे क्योंकि मेरी जॉब टाइमिंग जो है 11 आवर्स टू 12 आवर्स रहती थी, तो मैं पढ़ाई को अपना जो है बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि 12 आवर्स और एज अ मार्केट एनालिस्ट जो जॉब होती है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, क्योंकि पूरे टाइम्स जो है स्क्रीन पे लगे रहना होता है, तो उसके बाद पढ़ाई का स्कोप बचता नहीं है बिल्कुल। तो वहां पे मैंने बस 2-2 घंटे डेली दे करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की कि मैं कैसे पढ़ूंगा जब मैं जॉब छोड़ूंगा, और मैं किन किन जो है चीजों को कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे रिसोर्सेज को फॉलो करूंगा। तो मैंने कोशिश की वो चीजें इकट्ठा करने की, काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, काफी सारे जो है स्ट्रेटेजीज समझने की कोशिश की कि अच्छा ये इन्होंने इस तरीके से किया, इन्होंने इस तरीके से किया है, मुझ पे क्या सूट करता होगा। फाइनली मैंने सितंबर 2019 में ये प्रिपरेशन शुरू की जॉब छोड़ के। तो आपने जो अटेम्प्ट दिया, जो पहला अटेम्प्ट दिया, वो 2019 में नहीं 2020 में दिया? 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने। थैंक यू अर्पित। तो एक बड़ी चीज क्लियरली निकल के आई, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही, कि इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, और मैंने आप ही के जवाब से इसको पिकअप कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एग्जाम को कॉम्प्लिकेट और इस प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो हमें किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें किसी चीज को सिंपल नहीं रखना, सहज भाव से। और जो आपकी बात से मैं समझा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस एग्जाम को समझ पाना कि एग्जाम क्या है और क्या डिमांड करता है, और समझ के अनुरूप अपनी तैयारी को ढालना। और 8 से 9 घंटे जैसे आप बता रहे हैं, तैयारी आप कंसिस्टेंटली अगर करते रहे तो किसी भी एग्जाम। तो आपने जैसा कि लिखा था कि आपने कहीं से कोई कोचिंग नहीं लिया, एक ये भी मिथ है कि कोचिंग जरूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। आपकी तैयारी सारी एसेंशियली सेल्फ स्टडी के थ्रू रही है? ये मेरी सारी तैयारी जो है सेल्फ स्टडी के थ्रू रही है। मैंने कोचिंग के नोट्स यूज किए हैं जो मार्केट में मिलते हैं, पर मैंने कोचिंग की तरफ कभी भी जो है अपना रुझान नहीं रखा है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एग्जाम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जब हम जेई एडवांस के लिए या फिर बाकी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो 12th लेवल पे होते हैं उनके लिए पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि हमें वो चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं उस लेवल की, इसलिए हमें कहीं ना कहीं उस चीज की जरूरत होती है, कोचिंग की जरूरत होती है, या फिर हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। पर इस एग्जाम में हम ऑलरेडी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी गेन कर चुके होते हैं, तो फिर इस एग्जाम को खुद से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस एग्जाम में एक कोचिंग जो है एक साथ 500 1000 बच्चों को डील कर रहा होता है। ऑन अ डे एक कोचिंग 10,000 15,000 बच्चों को डील कर रहा होता है, जबकि सीट्स जो है आईएएस की सीट्स अगर देखी जाए तो 180 है। 180 सीट होती है, जबकि कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? तो मुझे ये लगता है कि वो यूनिकनेस एक कैंडिडेट को चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो नहीं होती है उनके अंदर। तो मैं उस यूनिकनेस पे फोकस कर रहा था इस एग्जाम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम जो है, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट डिमांड कर रहा है, वो ये एग्जाम चाहता है कि आप एक जिला संभालें या फिर आप इस देश को संभालें। वो नहीं चाहता है आपसे कि आप रूटीन वर्कर हो जो फाइल साइन करता हो या फिर जो एक क्लर्कियल जॉब करता हो। इसलिए उनको ऐसे लोग चाहिए, या फिर इस सर्विस को ऐसे लोग चाहिए जो इनोवेट करें, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड अच्छी हो, अलग हो। तो मैंने इस एग्जाम के बारे में ये चीज बहुत मतलब टॉपर्स के इंटरव्यूज देख करके समझ ली थी, और इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कोचिंग तो नहीं करनी है, एटलीस्ट जीएस के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। फिर मैंने मैथ्स के लिए सोचा कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, और फाइनली ये डिसाइड किया कि मैथ्स के लिए भी मुझे कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग्स में जो मैथ्स के लिए पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा अच्छे से मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। तो फाइनली मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने सोचा, क्योंकि उस समय मुझे ये मालूम था कि 2020 में प्रीलिम्स जो है मई में रहेगा, लेकिन उसके बाद कोविड के आने की वजह से प्रीलिम्स अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था। तो मैंने फाइनली जो है मई को मान करके तैयारी शुरू कर दी, और जो भी लिमिटेड टाइम था उसको यूटिलाइज किया अपने प्रिपरेशन के लिए। फाइनली मैंने पहला अटेम्प्ट जो है 2020 में अक्टूबर में प्रीलिम्स दिया। अर्पित, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाहता हूँ और बड़ी मेरी क्यूरियोसिटी है। आपने कहा कि आप ये समझ गए थे कि ये एग्जाम यूनिक है, और वो जो यूनिकनेस है आपने उस पर फोकस किया। तो ये एक बड़ी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गई। अगर इसको हम प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से समझ, मतलब तैयारी के मद्देनजर समझें, ये एग्जाम, लेट्स से मैं अगर अर्पित गुप्ता हूं, मैं समझ गया कि ये एग्जाम यूनिक है,
बट उस यूनिकनेस को अपनी तैयारी के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करें? मतलब मैं अभी इस पहलू को बारीकी से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरा मैं क्या क्वेश्चन आपको ठीक से पूछ पाया? हाँ, अब मैं बताता हूँ। एक्चुअली इस एग्जाम में यूनिक होना मतलब बहुत ही सिंपल होना है। अभी आप मैक्सिमम एस्पिरेंट से जब मिलेंगे तो दे आर डूइंग रैंडम थिंग्स। वो रैंडमली कई सारे कोचिंग करंट अफेयर मटेरियल पढ़ रहे हैं। डेली दिन में 10 घंटे में से 5 घंटे करंट अफेयर्स को दे रहे हैं। उनको लगता है करंट अफेयर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। वो मैं बहुत सारी स्टडी मटेरियल लेके आ रहे हैं रैंडमली मार्केट से उठा करके और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्लॉगिंग एवरी डे, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं, न्यूज़पेपर 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ रहे हैं। फिर वो स्टैटिक चीजों को, जो कि बेसिक चीजें हैं, उनको नहीं पढ़ रहे हैं और उनका रिवीजन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी ले रहे हैं तो। इसलिए उनको क्या होता है, एग्जाम में बेसिक चीजें भूल जाती हैं। और मैक्सिमम लोग जिनका प्रीलिम्स जो है 2 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर से कटता है, या 5 नंबर 4-5 नंबर से उनका नहीं निकल पाता है, वो लोग कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि उनकी प्रिपरेशन लेवल खराब थी। वो सिर्फ इस वजह से मार्क खाते हैं क्योंकि वो कुछ बेसिक क्वेश्चन गलत करके आए होते हैं। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है मेरे दोनों अटेम्प्ट्स की, कि मेरे साथ के जो भी लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की थी, पर वो कुछ गलत ही चीज कर रहे थे। और क्योंकि जब भी मैं उनको सजेस्ट करता था कि यार बहुत ही सिंपल रखना है इस प्रिपरेशन को, इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, तो वो ऐसा कहते थे कि नहीं यार, ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्या पता इधर से क्वेश्चन आ जाए, या फिर यार मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो वो रिस्क एवर्स होने के मतलब चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने लगते थे और रिवीजन नहीं कर पाते थे। मेरी यूनिकनेस से मतलब सिंपल ये है कि जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। कोई भी एक जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन उठानी है, उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। जितना पढ़ना है उसको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जो आता है वो गलत ना हो। और मुझे ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है इस एग्जाम को लेकर के, कि अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो और आपको जितना आता है उतना आपने एग्जाम में परफॉर्म कर दिया, तो देयर इज नॉट अ सिंगल चांस कि आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है, बेसिक चीज करनी है। जबरदस्त जबरदस्त अर्पित, आपके बिल्कुल दिल से आवाज निकल रही है। तो अभी तक हम 10 मिनट के डिस्कशन में ही हम समझ चुके हैं कि एग्जाम कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम इसको कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करें। ओवर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, वो ओवर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज जो है उसी के चक्कर में कई बार जो स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, अपना फोकस लूज कर देता है। जितना जानना जरूरी ये है व्हाट टू डू, उतना ही जानना ये भी जरूरी है व्हाट नॉट टू डू। और यूनिकनेस का मतलब है कि जो बेसिक मटेरियल है, जो फाउंडेशन मटेरियल है, उस पे हमें अपनी फोकस, उस पे हमें अपनी पकड़ बिल्कुल बनाए रखनी है। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा सा लाइन से हटके क्वेश्चन है, और ये मेरे क्वेश्चंस की लिस्ट में भी नहीं था। आपने दोनों ही एग्जाम क्रैक किए, जैसे जेई का एग्जाम भी क्रैक किया और यूपीएससी भी क्रैक किया। मैंने एक चीज बड़ी देखी कि जेई के एग्जाम में काफी सर्टेनिटी होती है, माने पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट की रैंक 100 आएगी, 200 आएगी, 300 आएगी। अगर आपका मॉक पेपर बेकार भी हुआ तो 200-300 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। बट यूपीएससी में तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो टॉपर होता है उसको भी नहीं पता होता है टॉप करूंगा नहीं करूंगा, बल्कि उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर होगा नहीं होगा। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी, ऐसा क्या है? मतलब इस सवाल का जवाब मेरे को मिल नहीं पा रहा है। देखिए, एग्जाम दोनों बहुत ही डिफरेंटली डिजाइंड है। आईआईटी जेईई जो एग्जाम है ना, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी होगा तो वैसे लोगों को थोड़ा एज रहता है जिनका आईक्यू अच्छा है। और ऑब्वियसली मतलब एवरीवन नोस कि जिनका आईक्यू थोड़ा अच्छा है वो मैथ्स और फिजिक्स में या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में थोड़ा बेहतर होंगे बाकी लोगों से, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा अच्छी है। जो यूपीएससी का एग्जाम है वहां यहाँ पे ये चीज थोड़ी लेवल हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 11th-12th में 50% 60% नंबर पाए हैं, और वो यूपीएससी का एग्जाम आकर के पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही अलग डिजाइंड है। इस एग्जाम इस एग्जाम में आपकी क्वालिटीज चेक हो रही हैं रादर देन आपका एप्टीट्यूड। आपकी जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चेक कर रहा है कि आप कितने ज्यादा जो है पेशेंट हैं, आप कितना ज्यादा जो है कंसिस्टेंट हैं इस एग्जाम की पढ़ाई को लेकर के। मतलब मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करूंगा कि देयर इज एलिमेंट ऑफ लक इन दिस एग्जाम, और वो मैंने खुद फेस किया था अपने पहले अटेम्प्ट पे जब मेरी तबियत खराब हुई, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन लक एक टाइम तक आपको पीछे दबा सकता है, पर एक टाइम के बाद आपको लक देगा फ्री हैंड आपका टाइम लाने के लिए। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना वो इस एग्जाम का बहुत बड़ा की है। यूपीएससी हर मुकाम पे चेक कर रहा है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। वो जब प्रीलिम्स के पेपर अनसर्टेन बनाता है तो वो ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए बना रहा है जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम से डरते हैं। आप जब पेपर में बैठते हो और पेपर में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देखते हो,
तो आपके अंदर पहली फीलिंग ये आती है कि यार ये मैं कैसे करूंगा। नहीं, ये फीलिंग क्यों आती है? मेरे अंदर सबसे पहली फीलिंग ये आती थी कि यार ये क्वेश्चन तो किसी से नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कोई वही जो है टिपिकल मार्केट की मैगजीन उठा के पढ़ता है जिसमें स्पोर्ट्स नहीं कवर्ड होते हैं। एंड सिंस आई नो पीपल जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, तो मुझे मालूम है कि उनका माइंडसेट क्या होता है एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर, वो इन दोनों एग्जाम, इस एग्जाम का सबसे बड़ा की है यूपीएससी का। जेई टाइम्स पे क्योंकि हम थोड़ा इमेच्योर होते हैं, हम बच्चे होते हैं, मतलब आई क्लियर्ड एग्जाम, जेई एग्जाम जब मैं 16-17 ईयर्स का था, तो एवरीवन वही 16-17 साल की उम्र में सब कोई 17 ही एज में, 17 अगर ड्रॉपर है तो 18 की एज में ही क्लियर करते हैं। मैच्योरिटी बहुत कम होती है, तो कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो है मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि टैलेंट क्या है। वहां पे जैसा आप बता रहे हैं कि 300, 400, 500 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है अगर आपका थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहा, थोड़ा बहुत गलत परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे आप गेम से बाहर हो जाते हो एट द प्रीलिम्स लेवल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का गेम है। यहाँ पे इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको लगेगा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, उसके चक्कर में आप हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत कर दोगे, फिर आपको पता चलेगा स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन आपने सही मार दिया था और हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के चक्कर में गलत मार दिए, और फिर आप पता चलेगा कट ऑफ से 2 नंबर नीचे थे। तो द होल एग्जाम इज प्लान्ड इस तरह से कि वो आपकी वैल्यूज टेस्ट कर रहा है, आप क्या पर्सनैलिटी हो वो टेस्ट कर रहा है। वो ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। टैलेंट तो उनको मालूम है, सीसैट का पेपर उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया है। अभी लोग सीसैट में फिर भी, मतलब सीसैट में लोग फेल हो रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सीसैट का पेपर भी उन्होंने अनसर्टेन बना दिया जानबूझ के, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं कि आपका मेंटल कैपेसिटी है कि नहीं अनसर्टेनिटी डील करने का। इस सर्विस में आने के बाद हम डे 1 से ऐसी चीजें डील करेंगे जहाँ पे हर अगले दिन क्या होने वाला या अगले मोमेंट क्या होने वाला हमको नहीं मालूम है। वी गो टू स्लीप ऑन बेड एट 11 o'clock और 11:30 पे एक घटना हो जाती है एंड यू हैव टू वेक अप एंड गो टू द लाइक स्पॉट। इवन दो आपकी तबीयत खराब होगी, बहुत कुछ होगा, ये अनसर्टेनिटी डील करना हमें सिखाया जा रहा है। पर जिनका कैलिबर नहीं है वो अनसर्टेनिटी डील करने का, वो फेल होंगे। हाँ, तो एक तरीके से समझे एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। और बड़ा ही लाजवाब आपने जवाब दिया कि ये एग्जाम जो है इसका इनहेरेंट नेचर ही अनसर्टेनिटी है। शायद वो जांचने की ये कोशिश कर रहा है कि कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल सरप्राइज चीज के लिए भी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में आ रही है जब आप ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। आपने 2019 में ग्रेजुएट किया, 2020 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया, और जैसा मैंने आपके प्रोफाइल से पढ़ा 2020 में आपको चिकन पॉक्स हो गया, फिर निमोनिया भी हो गया जी आप, पर फिर भी आपका जो मेंस में सिलेक्शन था वो सिर्फ 1 नंबर से रहा। मैं ये समझ रहा हूँ उस वक्त आपकी तबीयत काफी खराब रही होगी, जो मेंस के पेपर जिस परिस्थितियों में आपने दिए होंगे, काफी ज्यादा। काफी। बट एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। 2020 में जब आपने मेंस का पेपर दिया तो आपके 735 मार्क्स आए। 2020 के बाद 2020 में आपकी तैयारी भी कम थी, तबीयत भी बहुत खराब थी, और आपके मार्क्स आए 735। 2021 में जब आपने पेपर दिया, पूरी तैयारी होगी, तबीयत भी सही होगी, 1 साल का एडिशनल पूरा एक्सपीरियंस होगा, पर फिर भी 735 और 805 में कोई बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं आ पाया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एक कहते हैं डिफरेंस है, ऑब्वियसली यूपीएससी में 1-1 नंबर या 5-5 नंबर से मेंस में तो हो जाता है, बट मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा था। मैं बहुत सारे एग्जाम्स के बहुत सारे टॉपर्स को इंटरव्यू करता हूँ, 1 साल की तैयारी से तो बहुत ऊपर नीचे का फर्क पड़ जाता है। तो पर मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों कि पूरे 1 साल की तैयारी, पूरे एग्जाम की समझ, तबीयत खराब और अब तबीयत एकदम बिंदास या मस्त, पर नंबरों में फर्क कोई बहुत नहीं आ पाया। ऐसा क्यों? आप क्या कभी आपने सोचा ऐसा? मैंने सोचा एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। आप मेरी जब 2 साल की मार्कशीट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस सबके पीछे सबसे बड़ा रोल एसए पेपर का है। मेरे पहले अटेम्प्ट में एसए पेपर में 130 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे एसए पेपर में 104 मार्क्स थे। सिर्फ एक पेपर एसए पेपर में मैंने 26 मार्क्स लूज किए हैं, और उसके बाद मैंने जो है GS3 के पेपर में मार्क्स लूज किए हैं। तो ये 2 जगह ऐसी हैं जिनकी वजह से वो जो चेंज है जो मेरी दोनों ईयर की मार्कशीट में आया है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट्स में लगभग जो है 40 नंबर लूज कर दिए। अब क्योंकि GS3 का पेपर थोड़ा अनसर्टेन आया था, बहुत ज्यादा फैक्चुअल आया था, जिसमें ब्लू एलईडी और दुनिया भर के बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस थे S400 टाइप के, जो मतलब मैं डिजाइन नहीं हूं ऐसे क्वेश्चन डील करने के लिए। मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस को ही अच्छे से डील कर पाता हूँ। तो मैंने बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस की वजह से सफर किया, मैं बहुत अच्छा आंसर्स नहीं लिख पाया GS3 में। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने एक्चुअली लिखे भी नहीं, कॉपी पेस्ट तक नहीं भरे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया था और मैं जो है ब्लफ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी।
तो मेरा ये था सीन कि मैंने GS3 में मार्क्स लूज किए और एसए में मार्क्स लूज किए हैं, इस वजह से 40 मार्क्स जो है मैंने लॉस किए हैं अपने पहले अटेम्प्ट से, अगर देखा जाए इन 2 पेपर्स में, और बाकी जगहों पे गेन किया है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आई हैव गेन्ड अराउंड 70 मार्क्स, और 40 मार्क्स अगर पिछले साल से जो लॉस किया है उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 110 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखता है, जो ड्रास्टिक है, क्योंकि इस एग्जाम में जनरली 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो है वो माना जाता है कि मैक्सिमम हो सकता है। तो मेरा एक्चुअली में 100 मार्क्स का डिफरेंस था, बट एसए के पेपर में जो है रिवर्स होने की वजह से इट इज नॉट विजिबल। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक एग्जाम की एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है, आप चाहे 1 साल लगा लीजिए, चाहे 2 साल लगा लीजिए, चाहे 3 साल लगा लीजिए। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था ऐसा क्या कि तैयारी उस वक्त पहले अटेम्प्ट में भी पूरी थी और दूसरे अटेम्प्ट में कुछ सिग्निफिकेंट, पर आपने कहा कि मैंने आपकी पहले साल की मार्कशीट नहीं देखी थी, तो एस्से पेपर जो कि इस बार सारे फिलोसफिकल एस्से पूछ लिए गए थे, और थोड़ा सा क्या मतलब उससे आपको परेशानी हुई, या वॉज इट ए मैटर ऑफ सरप्राइज बिकॉज दोनों ही एस्सेज इस बार फिलोसफिकल थे? मतलब आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे उम्मीद उल्टी थी। मुझे लगता था कि मैं एस्से में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करूंगा, बिकॉज मैंने अपने हिसाब से काफी अच्छा एस्से लिखा था, और मैंने पहले अटेम्प्ट में जैसे एस्सेज लिखे थे और मुझे 130 मिले थे, उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये था कि इस बार पिछले अटेम्प्ट से तो बहुत बेहतर लिख के आया हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैं एक एस्से कंक्लूड ही नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैंने आधा घंटा लेट पेपर शुरू किया था लिखना। मैं जब पेपर में गया था तो आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर टू राइट द पेपर। तो मैंने इन्विजिलेटर की हेल्प से फर्स्ट हाफ एन आवर अपने आप को मेंटेन किया, अपने बॉडी का टेम्परेचर, बिकॉज इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज 102 एट दैट टाइम। तो मैंने हाफ एन आवर उसमें लगाया, उसके बाद 2.5 घंटे में ही पहले अटेम्प्ट में मैंने एस्से का पेपर लिखा था। तो लास्ट में मैं कंक्लूड ही नहीं कर पाया था अपना एक सेकंड एस्से, फिर भी आई गॉट 130। आई डोंट नो हाउ। अ सेकंड अटेम्प्ट में आई रोट अ बेटर एस्से एंड आई गॉट 104। आई स्टिल डोंट नो हाउ। No, you said So it. You that's how answered it it. It is a matter of luck. Also, you said that little bit luck हर चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ रोल तो प्ले करता ही है, पता नहीं क्या है। एस्से पेपर बहुत ज्यादा लक पे डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि एस्से ऐसा है ना कि इकलौता एस्से पेपर ही एक्चुअली ऐसा पेपर है जो अनसर्टेन है बिकॉज इंटरप्रिटेशन का गेम है। इफ आई राइट समथिंग ऑफ सम टॉपिक और आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक से मैं तो ये नहीं समझता, तो आप मुझे मार्क्स नहीं दोगे। और सेम चीज मेरे साथ है, इफ यू राइट समथिंग अबाउट अ टॉपिक और मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो जो है उस सही नहीं लग रहा है मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आई विल नॉट गिव मार्क्स। वही पॉइंट है। बाकी पेपर में क्या है ना कि क्योंकि सर्टेनली आंसर पता है, क्वेश्चन कुछ दिया है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो विजिबल फैक्ट्स हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी नहीं होती है। जहां विजिबल फैक्ट्स हो, GS1 GS2 GS3 GS4 में भी थोड़ा बहुत जो है अनसर्टेनिटी है, बट मैक्सिमम चीजें वहां भी सर्टेन है, क्योंकि केस स्टडी पार्ट जो है वहां पे रूल ऑफ लॉ और चीजें क्लियर होती हैं। फिर मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी तो एकदम ही सर्टेनिटी है दैट आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट। तो बाकी जगहों पे एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी है, इससे में एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एक ईयर 150 मार्क्स पाए हैं, इससे में दूसरे ईयर 100 मार्क्स पाए हैं। तो, तो वही है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। पर ऑप्शनल में, दोनों ऑप्शनल में आपके अच्छे मार्क्स हैं, मैंने देखा। मेरे पास तो इस साल की मार्कशीट है, मुझे पता। तो ऑप्शनल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था लास्ट ईयर के मुकाबले? मैथ्स मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्शनल लेते भी हैं शायद। यस यस, मैथ्स एक्चुअली मैथ्स में मेरी काफी इंप्रूवमेंट हुई थी पिछले अटेम्प्ट से। मेरे जो पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन था वो मैथ्स था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं मैथ्स बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाया था। जब मेरी तबीयत खराब थी तो क्योंकि मैं लिख नहीं पाता था बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स, थोड़ा सा जो है वीकनेस आती है, तो हाथ वाथ पे भी हो जाता है, तो फिर पेन यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस का ही पेपर है, तो बिना लिखे इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं जीएस पेपर्स को रिवाइज कर लेता था क्योंकि पढ़ना होता था उसमें, और मैं वो एग्जाम में जाके लिख देता था। लेकिन मैथ्स पेपर में क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, आई मेड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन मैथ्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरे लगभग 90-95 मार्क्स की कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से आई गॉट 0 इन दोज कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे। सो आई गॉट ओनली 247 इन मैथमेटिक्स, तो सिर्फ 247 मेरे मैथ्स में आए थे। कॉन्सेप्चुअली आई वॉज गुड, आई न्यू। तो इस अटेम्प्ट में मैंने बस यही चेंज किया कि थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस रखा, कॉन्सेप्ट सेम रखे, और इस बार आई गॉट 306। इस बार भी मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं बिकॉज मेरी जो इनहेरेंट एबिलिटी मैथ्स में है वो थोड़ा जो है थिंकिंग वाली है, और थोड़ा मतलब जो है नॉलेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली है, और यूपीएससी का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड है, मतलब रूटीन वर्क है, क्योंकि बीएससी टाइप का मैथ्स का पेपर आता है, वो जेई टाइप का नहीं आता है।
तो अर्पित, आपने बिल्कुल एक चीज में और जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है, और हमने बात करी शुरू में जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे कि हमें फोकस रखना है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इधर उधर नहीं भटकना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वापस आना मुश्किल हो सकता है रास्ते पे। और आपने कहा कि आपके कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाए चीजों को। नहीं तो कर मैं पाते। दो चीजें जानना चाहता हूँ, रिवीजन का और नोट टेकिंग का। इस एग्जाम में क्या महत्व है और किस तरीके से इन दोनों चीजों को, किस तरीके से कितनी बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, बनाएं तो किन चीजों का ध्यान रखें नोट्स बनाते हुए? रिवीजन तो मतलब मुझे लगता है इस एग्जाम का जो है सबसे बड़ा पिवोटल पॉइंट है। अगर एक पर्सन इस एग्जाम में रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रखता है तो वो इस एग्जाम में कभी सक्सेस नहीं गेन कर सकता है। इट्स इम्पॉसिबल, लिटरली इम्पॉसिबल। आप बहुत कम पढ़ो, लेकिन अगर आपने रिवाइज कर रखा है चीजों को अच्छे से, तो ये एग्जाम कई लोग ऐसे अचानक से क्लियर कर लेते हैं और उनको बिलीव नहीं होता है कि हमने इतना कम पढ़ा, इतनी चीजें ही पढ़ी, फिर भी क्लियर कैसे कर लिया। तो दैट इज सोलली बिकॉज उनका रिवीजन पार्ट बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने जो भी चीजें पढ़ी थी वो पूरी तरह से याद थी उन्हें। और नोट्स बनाने का वही है, क्योंकि हमें रिवीजन करना है तो हम पूरी किताब रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। मेरे जो नोट्स रहे हैं वो मैक्सिमम मेंस पर्सपेक्टिव से रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में नोट्स बनाने का कोई फायदा एज सच है नहीं। प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछते हैं और फैक्ट किताब के किसी भी लाइन से आ सकते हैं। तो अगर हम नोट्स बनाते हैं तो या तो पूरी की पूरी किताब दोबारा अपने नोट्स में लिखनी पड़ेगी, और या तो हमको मालूम हो कि पेपर में कौन सा फैक्ट पूछा जाने वाला है, और ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो मैं प्रीलिम्स में जो है बुक को डायरेक्टली सोर्स बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट पूछते हैं, लेकिन मेंस में क्योंकि वो एनालिटिकल पोर्शन पूछते हैं तो बहुत आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि किस टॉपिक से किस तरह के मेंस में क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डायरेक्शन भी देते रहते हैं इस चीज की। तो इसलिए मेंस पर्सपेक्टिव से हर टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और उसी को रिवाइज करते रहना है। तो आप कैसे रिवाइज कर, मतलब किस तरीके से, मतलब क्या सोचते थे कि हर हफ्ते के एट द एंड ऑफ द एवरी वीक यू यूज्ड टू रिवाइज, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? और मैं एक टॉपर से इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि उसने टेस्टिंग को, जो टेस्टिंग है, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, जो टेस्टिंग है, प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स देना, उसने टेस्टिंग को अपनी प्रिपरेशन का एक स्तंभ बना, एंकर बना के रखा, और टेस्टिंग के इर्द गिर्द रिविजन और नोट टेकिंग घूमते थे। तो ये एग्जैक्टली ये कर सकते हैं। ये टेस्ट वाला जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, मैं एक्चुअली यही फॉलो करता था, क्योंकि टेस्ट वाली जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है ना, वो दो चीजें करती है। पहला तो हमें ये बता देती है कि रिवाइज क्या करना है, क्योंकि जो गलत होता है वही रिवाइज करना है। और दूसरी चीजें हमें जो है एक एक तरीका बता देती है, एक पैटर्न बता देती है कि जो चीज गलत हुई है वो रिवाइज कर ली, फिर अगले टेस्ट में कुछ और गलत होगा वो रिवाइज करेंगे, फिर अगले टेस्ट में कुछ और गलत होगा वो रिवाइज कर लेंगे। तो हमें खुद से टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं थोड़ा सा ये टाइम टेबल, डिसिप्लिन, ये सब मामले में थोड़ा वीक हूँ। मतलब मैं बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ डेली 8 घंटे में क्या पढ़ना है डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है कि हाँ मतलब 10 दिन में ये कर लेंगे, अच्छा 10 नहीं तो 12 दिन में कर लेंगे। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इन चीजों को लेकर के। और मतलब मैं तो ये बाकी लोगों को, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जाते हैं कि आज का मेरा टारगेट ये था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर 15 दिन में मैं ये कंप्लीट करना था लेकिन मैं 4 घंटे पीछे रह गया, इन सब चीजों पे बिल्कुल वरी नहीं होने की जरूरत है यार। मतलब एक तो ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ डिजाइन नहीं है। ये एग्जाम है आपको ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए। एग्जाम स्कूल का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको चीजें पंक्चुअली और एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी घंटे पे करनी है। आपको अपने हिसाब से चीजों को डील करने की जरूरत है। तो मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी पेपर वाइज ही रही है। टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल को फॉलो करना है, जब भी जो टेस्ट आता है उसको रिवाइज करके पेपर देना है, जो पेपर में गलत हुआ है वो वापस रिवाइज करना है, और देखना है कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है जो रिवीजन स्ट्रेटेजी में मतलब लैग कर रहा था। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो रिवीजन एक तरह और तरीके से कर सकते हैं कि आप रिकॉल करिए अपने ही नोट्स ओपन करके, और जो है रिकॉल करिए कि क्या क्या चीजें नोट से याद आ रही हैं। जो जो चीजें याद आ रही हैं उनको छोड़ दीजिए, और जो जो चीजें याद नहीं आ रही हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और वो जो है मेंस के एक दिन पहले आपके वही नोट्स जो है मेंस के एक दिन पहले रिवाइज होने चाहिए। मेरे मेंस के एक दिन पहले के जो मतलब चीजें थी जो मैंने की थी वो बहुत ही सिंपल थी। मैंने अपने फ्रेंड को ये बता दिया कि यार ये चीजें हैं मेरे नोट से जो मुझे भूलती हैं, और मैं उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो मैंने उसको बोला कि तुमको सिर्फ यही ये चीजें मुझसे पूछनी है, और मैंने उससे उसको पकड़ा दी। और वी डिस्कस्ड माय होल नोट्स इन प्रोबेबली 1 और 2 आवर्स। 2 घंटे में हमने पूरा GS1 का नोट्स ऐसे डिस्कस कर लिया बैठ के।
फिर GS2 का नोट्स मैंने GS1 GS2 के बीच में जो 1.5-2 घंटे का गैप मिलता है उसमें एक बार जो है गो थ्रू कर लिया। वो भी 5-10 मिनट में ही मैंने देख लिया कि क्या क्या चीजें भूल रही हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट ही मेनली भूल रहा था। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम के टाइम पे कि क्या याद रहेगा क्या भूलेगा क्योंकि ये एग्जाम इतना अनसर्टेनली डिजाइंड है कि इसका मजा लेने की जरूरत है। जब आप पेपर लिख रहे हो तो ये सोचने की जरूरत नहीं है क्या याद पड़ेगा क्या नहीं, बिकॉज यू डोंट इवन नो कि आप जो वहां पे याद पड़ेगा वो लिख करके आ जाओगे और किस चीज पे नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जितना याद पड़ रहा है उतना लिखो और पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो, और जितनी चीजें हो पा रही है उतनी चीजें करनी चाहिए। मतलब ओवरडू करने की कोशिश नहीं करनी है कि पेपर के बीच में 2 घंटे मिले हैं तो खा नहीं रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये एग्जाम अनसर्टेन है, ज्यादा चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मजा लो, मजा लेके तैयारी करो, मजा लेके करो। बट यू नो अर्पित, दिस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बहुत सारे टॉपर से पिछले 15 सालों से लगातार, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, बहुत सारे टॉपर्स को इंटरव्यू करता हूं। और एक चीज मैंने देखी कि दो चीजें हैं जो कि टॉपर को अलग स्टूडेंट से बनाती है। पहला है माइंडसेट। अगर आपका एक विनर माइंडसेट है तो एवरीथिंग लुक्स इजी एंड इंटरेस्टिंग टू यू। और दूसरा है उनका हैबिट सिस्टम। हम समझते हैं कि टॉपर्स टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो होते हैं एक्सेप्शनल टॉपर्स, टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड होते हैं। बट बेसिकली जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में, वो है माइंडसेट और उनका हैबिट सिस्टम। रूटीन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और बात बताइए, आपने मैथ्स को ऑप्शनल चुना, ऑप्शनल को चुनते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बहस का मुद्दा है जिसपे कई स्टूडेंट, तो मैं आपको क्या बताऊं, 2-3 अटेम्प्ट अपना वेस्ट कर देता है। वो इसी के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि लोग ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं। मैक्सिमम लोग ऑप्शनल इस बेसिस पे चूज करते हैं कि किसमें नंबर मिल रहे हैं। किसी साल कोई टॉपर का नंबर बहुत ज्यादा आ गया किसी ऑप्शनल में, अगले साल उस ऑप्शनल के बच्चे खूब सारे हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है। इस वजह से ही अभी आप देख रहे होंगे मैथ्स ऑप्शनल में बच्चे सफर कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद से इन्होंने मैथ में मार्क्स देने बंद कर दिए। क्योंकि 2018-2017 लगातार 2 सालों में 350 के ऊपर मैथ्स में मार्क्स दे दिए गए, जिसकी वजह से दूसरे ऑप्शनल के बच्चों को लगा ये अनफेयर है। मैथ्स में एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई जिन्होंने मैथ्स ऑप्शन ले लिया। अब मेरा मैथ्स ऑप्शन लेने का जो है मोटिव बिल्कुल ये मार्क्स वाला और ये वाला सीन नहीं था। इनफैक्ट मेरा मैथ्स ऑप्शन लेने का जो मेन वो सीन था वो इस वजह से था क्योंकि मेरा मैथ्स काफी अच्छा है और मैंने जेई टाइम पे भी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में ही स्कोर किए थे। और मैथ्स इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई क्लियर जेई एडवांस। ठीक है, तो वैसा मैथ्स होने की वजह से आई थॉट कि ये एक सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि जिसने मेरा जेई एडवांस क्लियर करवाया है और शायद यूपीएससी भी यही करवाएगा। तो इस वजह से आई टुक दैट ऑप्शनल। और जब मैंने वो ऑप्शन लिया और जब मैंने मतलब पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली मेकिंग मी लाइक फील कंफर्टेबल। क्योंकि ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल लेना मेरे बस की थोड़ी सी बात थी नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल मुझे आइडिया ही नहीं लगता है कि क्या पढ़ना है, किस पे नंबर मिल रहे हैं, थोड़ा अनसर्टेन है। आइदर आई वुड हैव टेकन मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मेरा अच्छा नहीं है। और सिंस आई वाज टारगेटिंग की जो है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं लगभग सारे पोर्शंस अच्छे कर सकता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना मेरे लिए थोड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि मैं जो चीज मैं 4 साल में नहीं कर पाया हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अब यूपीएससी के लिए तो नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे मालूम है। तो उस बेसिस पे डिसाइड किया। अर्पित, इस यूपीएससी के अंदर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आंसर राइटिंग। और मेंस में तो मतलब एक स्टेज पे तो हम कह ही सकते हैं आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस और की टू क्रैक यूपीएससी। तो आपकी आंसर राइटिंग को लेके क्या अप्रोच थी, या आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, किस तरीके से लिखते थे? अगेन मैं एक थोड़ा लेजी इंसान हूँ इस मामले में कि मैं खुद से आंसर बैठ करके डेली बेसिस पर नहीं लिख सकता। तो क्या हुआ कि आंसर राइटिंग का मेनली मेरा यही था कि अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और पंक्चुअल नहीं हूँ इस कि हर डेली आंसर राइटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली 1 महीने बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के। और मैंने उसी का टेस्ट सीरीज का ही टाइम टेबल फॉलो किया अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जो अगली टेस्ट होते थे मैंने उन्हीं उसी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करी पूरी, और उसी टेस्ट के टॉपिक्स के सारे नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया और वही टेस्ट जाके दे दिया। अब क्या होता था, वो टेस्ट देने की वजह से मेरी आंसर राइटिंग एकदम शुरू में एकदम खराब थी, एकदम ही खराब थी। मैं कुछ भी लिख के आता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि उसको 3.5 पौने 4 घंटे या 3.5 घंटे में किसी तरह लिख दूं, बस कुछ भी लिख दूं।
तो मैं बहुत ही खराब मार्क्स पाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा था, तो मुझे मालूम था कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स खराब आएंगे। मैं मेनली इस चीज पे फोकस कर रहा था शुरू में कि कैसे जो है मैं लिखना शुरू कर दूं और कैसे मैं सिलेबस कवर करना शुरू कर दूं। तो मैं लिख करके फिर देखता था कि टेस्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चन आए जो मैंने नोट्स बनाते वक्त नहीं देखे थे या फिर मैंने कवर नहीं किए थे, उन क्वेश्चंस को मैं नोट्स में कवर करता था। फिर मैं अगले सब्जेक्ट के टेस्ट उठा करके उसका सिलेबस देखा, उसके नोट्स बनाए, फिर उस नोट्स को रिवाइज किया, फिर वो टेस्ट दिया। तो इसी तरह से मैंने मेंस की पूरी प्रिपरेशन की है। तो इस वजह से मैंने अपनी आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव कर ली, क्योंकि जब मैंने 5-6 टेस्ट लिख लिए तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे आंसर सब कैसे लिखने हैं। क्योंकि हर टेस्ट के बाद मुझे टॉपर्स कॉपीज भी प्रोवाइड कराई जाती थी, मेंटरशिप थोड़ी प्रोवाइड कराई जाती थी। तो धीरे धीरे टेस्ट आपका आंसर राइटिंग स्किल्स जो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं। वो समझ क्या थी, वो समझ में जानना चाह रहा हूँ। वो समझ ये है सर मेनली कि जैसे आप देखिए, जब आप अपनी कॉपी देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपने काफी सारी चीजें लिखी हैं। आप किसी टॉपर की कॉपी देखते हैं तो आप ये लगता है कि यार ये चीजें तो मैं भी जानता हूँ बट मैंने लिखी नहीं, या फिर मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पाया उसको। तो मैं ये नोटिस करता था कि वो कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, क्या स्ट्रक्चर है उनके आंसर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन जो है पॉलिटी में पूछ रहा है गवर्नर पे, तो उनकी पहली इंट्रोडक्शन क्या हो रही है गवर्नर के बेसिस पे, या फिर वो गवर्नर के स्ट्रक्चर को कैसे लिख रहे हैं, कैसे उस आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, किन किन कमिटीज को मेंशन कर रहे हैं। तो मेरा ये समझने का तरीका होता था एक्चुअली कि ये लोग आंसर फ्रेम कैसे कर रहे हैं, मैं अपने माइंड में उसी तरह से आंसर फ्रेम करूंगा, ताकि फिर मैं भी वैसे ही आंसर लिखूं। तो क्योंकि पहले मेरे आंसर्स बिल्कुल रिडंडेंट होते थे, जैसे मुझे आते थे मैं वैसे ही लिखता था, क्योंकि 3-4 टेस्ट तक तो मुझे हवा ही नहीं लग रही थी कि अभी क्या लिख रहा हूं मैं कॉपी में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, और ये कल परसों भी मैं एक टॉपर से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझसे शेयर किया था। ऐसा नहीं होता था कि उन्हें पता नहीं था, जब वो टॉपर की कॉपी देखते थे तो उनको भी लगता था कि ये तो मुझे भी पता था, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं लिखा। तो इसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो पूछा गया है और जितना पूछा गया है जेन्युइनली हमें उतना ही लिखना चाहिए। थोड़ा अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपके इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स आए। शायद हो सकता है इसी बेबाक तरीके से आपने इंटरव्यू में बात की होगी पैनलिस्ट के सामने। एक्चुअली हाँ, मेरा इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब प्रोबेबली इस साल के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज में से एक। क्योंकि मेरे इंटरव्यू के पहले, क्योंकि मैं नर्वस बिल्कुल नहीं था, मॉक इंटरव्यू शुरू के 1-2 मॉक इंटरव्यूज बहुत ज्यादा नर्वस होकर के दिए थे। तो 1-2 मॉक इंटरव्यूज के बाद मुझे एक जगह पे ये रिव्यू मिला कि यार, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ और जैसे ही फीडबैक सेशन शुरू हुआ, आई लाइक स्टार्टेड स्माइलिंग। तो वो बोले कि इंटरव्यू के टाइम पे व्हाई यू डिड नॉट स्माइल। तो मैंने बोला सर उस टाइम पे आई एम इन अ बिट ऑफ फियर। तो वो बोले कि योर पर्सनैलिटी, जो रियल पर्सनैलिटी है ना, दैट इज वेरी चार्मिंग, एंड सिंस यू डोंट ब्रिंग आउट दैट पर्सनैलिटी इन योर इंटरव्यू, इट विल कॉस्ट यू मे बी 20-25 मार्क्स। मैं डर गया। अगले दिन से आई डिसाइडेड कि अब मैं किसी भी मॉक इंटरव्यू में एकदम कैजुअली जाऊंगा, जो पूछते हैं वो बताऊंगा। आई विल नॉट इवन केयर कि मैं फॉर्मल हूं या नहीं हूं, मैं किस तरीके से किन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं। देयर इज अ चांस कि मैं कहीं पे 1-2 वर्ड्स गलत यूज कर रहा हूं, पर मैं अभी बेबाकी से मॉक इंटरव्यूज दूंगा और मैं सीखूंगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वीडियोस तो मिलेंगे ही अल्टीमेटली, और मॉक इंटरव्यूज के नंबर तो मैटर करते नहीं है, मैटर तो फाइनल इंटरव्यू करता है। मैं अगले मॉक इंटरव्यू से एकदम ओपन होकर जाना शुरू कर दिया था। मैं फाइनल इंटरव्यू जब देने गया ना, तो मैं आई वॉज रियली ओपन अबाउट इट, क्योंकि मुझे मेरे लास्ट के 4 मॉक इंटरव्यूज में ये रिव्यू मिल चुका था दैट यू विल गेट क्लोज टू 200। अगर आपको अच्छा बोर्ड मिला, जो बोर्ड 200 प्लस देता है, तो यू माइट गेट 200+2। तो मैंने बोला कि मतलब आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसे रिव्यूज मुझे मिल चुके थे। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरव्यू, दैट्स वाई। थोड़ा बहुत पैनिक था, धीरे धीरे लोगों से बात करके पैनिक कम हो गया। उसके बाद मेरे इंटरव्यू के डे पे, मेरे इंटरव्यू से मेरे पहले जो बंदा गया था अंदर और जो बाहर आया, उसने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया कि मैम एकदम चिल है, सत्यवती मैम जो है आराम से क्वेश्चन पूछ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट कंफर्टेबल। मैं अंदर गया और क्योंकि आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल, ठीक है, लेकिन मैं अंदर गया तो मैम को गुड आफ्टरनून बोलना भूल गया। मैम ने सामने से बोल दिया गुड आफ्टरनून अर्पित। तो मैंने पहले बोला सॉरी, मैंने पहले बोला सॉरी। और क्योंकि मेरा थोड़ा जो मूड था वो थोड़ा कैजुअल हो गया था कि चिल है, मतलब आई एम नॉट गोइंग इन अ वेरी ऐसे हाई फाई सेटअप, आई एम वेरी गोइंग वेरी सिंपल। तो मैंने उनको फिर मैंने बोला सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून, फिर मैंने सबको गुड आफ्टरनून विश किया। तो एक जो साइड में मैम बैठी थी, शी वॉज प्रोबेबली साइकोलॉजिस्ट, वो हंसने लगी। शी गेव अ वेरी ऐसे कनिंग टाइप की स्माइल कि मतलब यू फॉरगॉट और ना अभी तुम विश कर रहे हो, ऐसा करके। फिर she started reading my DAF. So since I had analyzed a lot
अबाउट ऑल द बोर्ड मेंबर्स, जो भी लोग चेयरमैन बोर्ड चेयर्स थे। तो मुझे ये आइडिया था कि सत्यवती मैम का बोर्ड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज में जाने वाला नहीं है। तो आई वॉज ऑल्सो अ बिट कॉन्फिडेंट कि मैम जो भी पूछेंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है। मैम ने जितने क्वेश्चंस पूछे मैंने काफी स्मूथली आंसर किए। एक क्वेश्चन में आई गॉट कंफ्यूज 3 ईयर और 1 ईयर में, शेयर और बॉन्ड में। तो मैम को भी एग्जैक्टली याद नहीं था। तो मैम ने बोला कि अर्पित यू आर कंफ्यूजिंग मी, मुझे उल्टा लग रहा है जो आप बोल रहे हो उसका, ऐसा उन्होंने ऐसे ही बोला। तो मैम से मैंने बोला कि मैम आई एम रियली सॉरी, आई रीड अबाउट इट, बट आई थिंक अभी जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज व्हाट आई स्टडीड रिसेंटली। तो उन्होंने बोला कि अरे इट्स ओके, कोई नहीं, इतना फैक्ट मैटर नहीं करता है, एंड गो ऑन। तो मैंने बाकी चीजें फिर एक्सप्लेन कर दी। तो मैम वाज रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट, कि मतलब आई अपोलोजाइज्ड इवन दो शी वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। तो मैम स्टार्टेड स्माइलिंग। सत्यवती मैम जनरली स्माइल नहीं करती हैं, मतलब शी इज अ वेरी रूड पर्सन, वो मार्क्स देंगी तब भी स्माइल नहीं करती हैं। उसके बाद मेरा होल इंटरव्यू जो था उसमें साइकोलॉजिस्ट के 1-2 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे शी आस्क्ड समथिंग एंड आई सेड मैम आई डोंट नो। सी अगेन आस्क्ड द सेम थिंग एंड सेड कि यू हैव बीन अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। एंड मैंने एकदम प्यार से हंसा हल्के से, और मैं मतलब मैम आई रियली डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, ऐसे हंस के मतलब डायरेक्टली सेड कि मैम नहीं मालूम है मुझे। तो शी एक्चुअली बिकेम डिफेंसिव एंड स्टार्टेड ऐसे आस्किंग मी कि रूरल एरिया से हो कि अर्बन एरिया से। मतलब दैट्स हाउ द इंटरव्यू वेंट, बहुत ही जो है अलग अलग तरह के डोमेन से क्वेश्चन आ रहे थे। फिर उसके बाद जो है एक सर थे जिन्होंने मेरे से ये पूछा कि यू हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज योर बैकग्राउंड एंड यू हैव गॉट रियली डिसेंट मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग in your college, you might be among the college toppers also, but you did not take mechanical engineering. Okay, I understand. You did not take humanities optional also, जबकि वो मतलब हेल्प करते हैं ना जीएस पेपर्स में, but you did not take that also. You took maths optional. तो मैं जो है सुन रहा था। फिर उन्होंने बोला कि लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि तुमने मैथ्स ऑप्शनल क्यों लिया। उनका क्वेश्चन ये था कि डू यू लव टू प्ले चैलेंजेस, मतलब प्ले विद चैलेंजेस ऐसा करके। तो मैंने बोला कि सर आई love to play with challenges, but I did not take maths optional as a challenge. I took it because I have a good aptitude in it and I find myself comfortable there. तो वो हंसने लगे। फिर उसके बाद जो है अगेन ही आस्क्ड कि फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट का पूरा रोल एक्सप्लेन करो। आई एक्सप्लेन्ड हिम एंड ही सेड दैट इज स्पेकुलेशन, मतलब आई डोंट थिंक ये जो है वो फाइनेंशियल मार्केट एग्जैक्टली है, और मतलब अगर ऐसा है तो यार फिर तो कोई पैसा बना लेगा, व्हाई यू। तो मैं उनको फिर से दोबारा एक्सप्लेन किया कि सर ये चीजें होती हैं। ही वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। वो अगेन बोले कि यार मुझे ये स्पेकुलेशन लग रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च और ये सब का तो वैसा कुछ बताया नहीं। जबकि मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे हम डेटा निकालते हैं, कैसे हम डेटा क्रंचिंग करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सत्यवती मैम इंटरफियर्ड और उन्होंने ऐसे बोला बोर्ड मेंबर को कि आई हैव अंडरस्टूड, यू कैन मूव अहेड। So that was the point where I understood that the interview is already going in my favor. I have not to do any blunder now. क्योंकि जब मैम ने ऐसा बोल दिया, उन्होंने इंटरप्ट कर दिया बोर्ड मेंबर को मेरे साइड से, सो आई वाज रियली कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू बहुत सही जा रहा है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत, अब मैं सारे क्वेश्चन का नो बोल दूंगा तब भी मेरा इंटरव्यू सही जा चुका है। अगले कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए और मैंने मतलब आईआईटी रुड़की से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज उनको दे दी कि ये चीजें कर रहा है कॉलेज में, इंक्यूबेशन सेंटर ये है। तो वो बहुत खुश थे बिकॉज ही प्रोबेबली वाज लाइक हैड सर्व्ड इन आईआईटी रुड़की फॉर फ्यू इयर्स। तो वो 1-2 चीजें और पूछने लग गए कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं 1-2 चीजें बता दिया उनको, तो वो बहुत खुश हो गए इस चीज पे। एंड मेरा इंटरव्यू काफी ऐसे अजीब से नोट पे एंड हुआ कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती है, लेट्स से देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यू आर अ कलेक्टर। अब क्योंकि कलेक्टर इज द बॉस ऑफ डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ, और एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद से एक टसल क्रिएट हो जाएगा, तो हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन। वो इतना इनोवेटिव क्वेश्चन था। तो आई पर्सनली स्माइल्ड अ बिट एंड आई सेड कि सर इट इज अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन आई वुड से। एंड मैंने अपना ओपिनियन दिया पूरा इस क्वेश्चन पे कि सर मैं ये ऐसे ऐसे डील करूंगा, एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो आई ट्राई टू टेक हिम ये, और पूरा मैटर बताया कि कैसे आई रिजॉल्व एनी इशू व्हिच हैपेंस, एनी डिस्प्यूट। So again, उस point of time पे मैम directly said कि your interview is over, Arpit. Sir wanted to ask a few questions more, पर उन्होंने बोला कि your interview is over, Arpit. We are already short of time. तो मैंने बोला thank you मैम, निकल गया मैं वहां से। And
व्हेन आई केम आउटसाइड, तो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आई ऑलरेडी न्यू, और 2-3 लोगों से बात करके, कि आई विल बी गेटिंग 180 प्लस, बिकॉज मैम हैज शोन अस, गिवन अ सिग्नल कि मैम नंबर दे देंगी। तो सही है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अर्पित, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दो बातें मैं समझ पाया कि इंटरव्यू इज इक्वल टू इंटरव्यू, वो आपको अंदर से जानना चाह रहे हैं। और एक चीज जो आपके आंसर से बिल्कुल क्लियर निकल के आई कि अगर वो आपके अंदर जानना चाह रहे हैं इंटरव्यू क्या है, सो यू हैव टू बी ऑन योर ओन, यू हैव टू बी you know what you truly are. If you try to manipulate things, or if you try to wear a mask and probably try to project something which you are not, then probably things can go against your way. But very very interesting. एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं, लेजर टाइम, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना, एक एक्साइटेड मोटिवेटेड स्टेट में रहना भी बहुत जरूरी है। तो लेजर टाइम में क्या करते हैं, और किस व्हाट इज दैट व्हिच कीप्स यू मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक? Like I have done a lot of things in this preparation. मतलब अगर मैं बताऊंगा तो you will say कि आप यूपीएससी की जर्नी के साथ ही बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। When I started this journey, तो पहले मैं एक ओपन माइक में चले गया एक दिन। तो ओपन माइक में जाकर के ऐसे ही रैंडमली शायरी वायरी चल रही थी, उधर मैंने भी एक दो शुरू कर दी। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग, तो आई लर्न कुकिंग एट दैट टाइम। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो रहता है, मेरा वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है। मैं बहुत इंटरेस्टिंगली फॉरेन के न्यूज़पेपर्स और ये चीजें पढ़ते रहता हूँ। तो ये मेरा मेन हॉबी है, और क्रिकेट और वॉलीबॉल ये सब चीजें खेलना, वेब सीरीज देखना। लेकिन मैंने बहुत सारी नई नई चीजें, हॉबीज इस जर्नी में ही कलेक्ट की हैं, कि जैसे मतलब खेलना है, बहुत सारे गेम्स खेलना है, या स्नूकर खेलना थोड़ा सीखने चला गया एक बार, कि स्नूकर खेलने सीखने चलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इस जर्नी में ही सीखी हैं, जो अभी हॉबी का धीरे धीरे पार्ट बन रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जर्नी है उसको मतलब हैप्पी बनाने के लिए और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप डिप्रेस्ड ना रहें। मतलब मेरी इस जर्नी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो कंसिस्टेंसी है, और वो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक वजह से आई है, बिकॉज आई ट्राई टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज। और वो मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करके मिल रहा था, तो मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करता था। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में फूड हाट लगता है, तो मैं शुरू में जब गया तो मैं शुरू के 7-8 महीने दिल्ली में था। तो मैं फूड हाट में चले जाता था, जाके उधर देखता था क्या क्या खाना वाना मिल रहा है, कुछ कुछ खा लिया। तो कुछ दिन तक खुशी रहती है कि अरे ये एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ऐसा चल रहा है। और ये चीजें 2-4 घंटे दिन के लेती हैं, पर ये एक पूरा हफ्ता या 10 दिन आपको मोटिवेटेड रखती हैं, 8-9 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट होना चाहिए। और लेकिन इसकी वजह से पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये जो छोटी छोटी हॉबीज रही हैं, छोटी छोटी चीजें करने वाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो अर्पित, द लास्ट क्वेश्चन विच आई लास्ट यू, बड़ा मजा आ रहा है वैसे आपसे बात करके, लगता है बात करते चले जाएं, पर हमें इसको शॉर्ट और क्रिस्प भी रखना है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग भी आजकल ज्यादा बड़े इंटरव्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही पूछूंगा, समराइज करने के लिए, कि आप कोई एक मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो बातें आपने बहुत कही हैं, पर फिर भी मैं समराइज करने के लिए, something which you like to share to all the aspirants, some message for all the students who are preparing for this exam. मेरा बहुत ही सिंपल मैसेज है इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है एस्पिरेंट को लेकर के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम से रिलेटेड आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और कोशिश करिए कि खुश रह के पढ़े, और बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि अनसर्टेन एग्जाम है। तो अगर आप अनसर्टेनिटी में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाती है, और आपके अंदर फियर इंड्यूस करती है। वो फियर बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होता है। इसलिए आप इस प्रिपरेशन जर्नी को इस तरह से लीजिए, क्योंकि एग्जाम अनसर्टेन है, तो मेरी रैंक 1 भी आ सकती है, इसलिए मैं पढ़ते रहूंगा। वाई पीपल डोंट थिंक लाइक दैट, कि अगर एग्जाम अनसर्टेन ही है तो मैं क्यों रैंक 1 नहीं लेके आऊंगा। यू कैन ब्रिंग दैट। तो वही अनसर्टेन जर्नी है, तो नो वन नोज ना किसकी आएगी। सो फील इट कि आपकी आ सकती है, इसलिए पढ़ते रहना है। दूसरी चीज ये है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको, कि प्लीज, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, और आप जो है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर पर्सनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर प्लस एनालिटिकल एप्टीट्यूड सिखाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो प्लीज अपने आसपास के जो भी सोसाइटी के लोग हैं, और जो भी लोग से आप बात करते हो, जिन लोगों से भी आप मिलते हो,
उनको एनलाइटन करने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट क्या अच्छी चीजें कर रही है, क्या नए नए अभियान गवर्नमेंट चला रही है, क्या नई नई चीजें गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, ताकि लोगों में चीजों को लेकर के अवेयरनेस बढ़े, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े, लोगों में गवर्नेंस को लेकर के आइडिया लगे कि गवर्नेंस में, सर्विस डिलीवरी में क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रिपरेशन जर्नी आप जिस लिए कर रहे हो, जिस पर्पज के लिए कर रहे हो, वो पर्पज बहुत ही जो है प्योर है, बहुत ही अच्छा है। और इसका पार्ट आप देखो, हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर ना करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, ये स्टेटिस्टिकली ट्रू है। लेकिन आप तब भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, और इंडिया की जो सोसाइटी है उसको ऊपर लाने में, और इंडिया की सोसाइटी को पॉलिटिकली अवेयर और इम्पोर्टेंट और जो है एक डेवलपिंग इवॉल्विंग जो है सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकते हो। और वो सिर्फ इस तरीके से कि आप लोगों में अवेयरनेस जगाइए, लोगों को ये सिखाइए कि कैसे जो है लोग धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, क्या नई चीजें सोसाइटी में हो रही हैं, क्या गलत है क्या सही है, क्या हमें एनालाइज करने की जरूरत है, क्या हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम होना चाहिए, या फिर क्या हमारे यहाँ पे ये जो सोसाइटी में डिविजन्स है वो होने चाहिए, क्या हमें पुअर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, हमें क्यों पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए, क्या हमारे पुअर्स की वजह से इंडिया अंडर डेवलप्ड है। तो बहुत बड़ा रीजन है कि पुअर्स हैं इस कंट्री में इसलिए अंडर डेवलप्ड है। अगर हम पुअर की हेल्प करते हैं तो हम इस कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को बताने की जरूरत है, ये स्कीम्स बताने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ये चीज कर रही है आपके लिए। गवर्नमेंट जल शक्ति अभियान चलाती है, आपके आसपास में किसी को नहीं मालूम है कि जल शक्ति अभियान चल रहा है। ये चीज आपको लोगों को बताने की जरूरत है कि क्यों, क्या पानी की इंपॉर्टेंस है, या फिर क्या प्लांट्स की इंपॉर्टेंस है। इन सब चीजों को जब लोगों को हम अवेयर बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, हम एक जब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बनते हैं तो हम अपने आप को ब्यूरोक्रेट की तरह देखने चाहिए, हम एस्पिरेंट की तरह नहीं बिहेव करने चाहिए। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड यही है, या फिर सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड यही है कि वो लोगों को अवेयर करे, लोगों के अंदर ये पॉजिटिव चीजें लाए ताकि वो सोसाइटी में चेंज लाए। और मतलब एज एन एस्पिरेंट मुझे लगता है कि हमसे अच्छा एजेंट और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। वेरी इंस्पायरिंग अर्पित। I really enjoyed the conversation। और जो बहुत सारी बातें आपने आपने अपनी सभी बातें बहुत बेबाक तरीके से रखी, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बातें लाखों दिलों को जरूर छुएंगी। और जैसा मैं सारे इंटरव्यू को, अगर आप अपने सारे एक्सपीरियंस को जो तकरीबन 45 मिनट मैंने आपके साथ बिताए हैं, वो यही है, रहो मस्त पढ़ो जबरदस्त, रहो मस्त हाँ, और पढ़ो काइंड जबरदस्त। ऑफ हाँ वही 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 वही। हाँ, गो विद द फ्लो, एंजॉय करो प्रोसेस को। ये चीजें हालांकि इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट गेम सारा माइंडसेट का है। सो वी सब विश यू माइंडसेट ऑल का द गेम। बेस्ट। We wish you all the best, Arpit. We had an excellent conversation. I enjoyed the conversation, और बहुत सारी बातें जो आपने कही वो ना सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में बल्कि रियल लाइफ में भी अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो बहुत फायदा हो सकता है, और हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। लेके Thank you. जाना है। Bye-bye and all the best. थैंक यू सर।